हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है अलीज़र और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंटार्क। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ईवी हुई पड़ी है हर थां, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ले लो, इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो, उसमें चार्जिंग लगा लो, ये कर लो वो कर लो, और ये जो फलाना व्हील्स और फलाने मोटर्स आपको कहते रहते हैं कि 1 to 5 से कम खर्चा है, फलानी गाड़ी ले लो, ये कर लो वो कर लो, कल्टस की प्राइस में सस्ती गाड़ी ले लो। ये ओवरऑल ग्लोबल क्या एजेंडा है और क्या पाकिस्तान में ये एज एन इन्वेस्टमेंट फीजिबल है या नहीं है। तो हर चीज़ बिजनेस कंसल्टेशन नहीं होती। कभी कभी मुझे लगता है कि आपको ग्लोबल फिनोमेना से भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। तो ये ईवी जो आजकल मार्केट में चली हुई है, इसके पीछे रहस्य क्या है और ये नौटंकी क्या है, इसी टॉपिक में आज घुस के फटेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, तो 2025 के गोल आपके कैसे जा रहे हैं, अचीव होने शुरू हुए हैं कि नहीं, कि अभी भी आपको लग रहा है कि एआई और यूट्यूब ऑटोमेशन ही आपका फ्यूचर है। और 250, 300, 400 के करीब कंसल्टेशंस मैं कर चुका हूँ लोगों के साथ, और अतरंगी किस्म के नए नए लोग आते हैं, नए नए एक्सपीरियंस बताते हैं। कुछ हम उनसे सीखते हैं, कुछ हम उनको सिखाते हैं। मेरा प्लान ये है कि 500 लोग हो जाएं तो एक कम्युनिटी बना दूंगा, और उस कम्युनिटी में सारे एक दूसरे से सीखेंगे भी। और वो क्योंकि ऑलरेडी कुछ पैसे खर्च के आए हुए हैं, तो ऑलरेडी वो सीरियस बात करेंगे और एक दूसरे को ज़्यादा सिखाएंगे या ज़्यादा वैल्यू एक्सचेंज होगी आपस में। आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली मैं वैसे तो कोई बनाता हूँ कि हाउ टूज़ होते हैं, सेल्फ हेल्प की बात होती है, लेकिन आज की वीडियो में इसलिए बनाना चाहता था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ग्लोबली दुनिया में क्या चल रहा है, ईवी क्यों हुई है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहा हूँ या हाइब्रिड व्हीकल की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हर चीज़ ये नहीं है कि मैंने आपको बिजनेस के मसले बताने हैं, मैंने आपको ग्लोबल इकोनॉमी भी समझानी है, ताकि आप भी जब कल को किसी बहस में बैठें तो आप भी उनको कहें कि अली भाई से 2-4 जमातें हमने भी पढ़ी हैं, या उनको ना भी बताएं तो लगे कि यार ये बंदा, यार तुम कौन, किसको सुनते हो, क्या करते हो, नॉलेज कैसे आई तुम्हारे पास। तो ग्लोबल इकोनॉमी किस तरह से चलती है आज वो डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस ये करेंगे कि पूरी दुनिया में जो फ्यूल यानी कि पेट्रोल की डोमिनेंस और डॉलर की डोमिनेंस थी वो किस तरफ को मूव की। उसके बाद यूनिवर्सल ईवी फ्यूचर किस तरफ को जा रहा है, और फिर पाकिस्तान की बात करेंगे जहाँ पे गाड़ी डेप्रिशिएट नहीं करती बल्कि अप्रिशिएट करती है। तो इसी पे आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये सारी बातें बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दुनिया जो है, इस पूरी दुनिया की ग्लोबल ट्रेड किस बेसिस पे चल रही होती है, और उसकी जो बेसिस है वो ऊंच नीच किस बेसिस। तो 1970s में एक कॉइन टर्म हुई जिसका नाम था पेट्रो डॉलर। तो होता क्या था कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे, जिसमें सऊदी है या अदर गल्फ कंट्रीज जो कि ऑयल को इंटरनेशनल मार्केट में खरीदती और बेचती थी, उनके दरमियान ट्रांजैक्शन जो होती है वो डॉलर में होती थी, यानी कि सिर्फ यूएस डॉलर में होती थी। वजह यह थी कि ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेड की मेजर करेंसी डॉलर बनी हुई थी, और मेजर कमोडिटी जो है वो क्रूड ऑयल बनी हुई थी। और उसी वजह से अफगानिस्तान वॉर और रशियन वॉर और क्या कुछ गल्फ कंट्रीज, जो मिडल ईस्ट मसला है फीसागोरस बना हुआ है, वो इसी वजह से बना हुआ है कि पेट्रो डॉलर की डोमिनेंस थी, कि जब कभी भी ऑयल के नाम पे एक्सचेंज होगी वो यूएस डॉलर में होगी। और अमेरिका क्योंकि हमेशा से सुपर पावर बनने का उसको बहुत शौक है, तो वो इसको कॉइन करता रहा अप अंटिल द पॉइंट के जीसीसी कंट्रीज को रियलाइज होना शुरू हो गया। वैसे तो उनको 20 साल पहले ही हो गया था, लेकिन उनकी रियलाइजेशन अब हो रही है, और वो ये कि एक लिमिटेड इन्वेंट्री हमारे पास है, एक लिमिटेड स्टॉक है क्रूड ऑयल का, जिसके बाद हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है वो क्रूड ऑयल पे नहीं रहेगी। नतीजतन आप देखें कि सऊदी और अदर जीसीसी कंट्रीज टूरिज्म बढ़ा रही हैं, आईटी सेंटर्स बना रही हैं, मुख्तलिफ रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक लिमिटेड इन्वेंट्री है जिसके बाद हमारी जो पेट्रो वाली साइड है वो डोमिनेट नहीं रहेगी। सिमिलरली 9/11 के बाद से यूएस के ऊपर पूरी दुनिया का बड़ा एक मिसट्रस्ट था कि ये कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं। खैर, सिर्फ ये वजह नहीं है, और भी वजूहात हैं कि वो अपने आप को ही डेट देते रहते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा डेट में पूरी दुनिया में यूएस से खुद ही है, जो अपने फेडरल रिजर्व से लोन पास करता रहता है, डेट सीलिंग को बढ़ाता रहता है, 1 ट्रिलियन का लोन पास करता है, इन्फ्लेशन आती है उससे फाइट करता रहता है। खुद ही गेम खेल रहे हैं ना, यानी खुद ही खरीदार हैं और खुद ही फरोख्त करने वाले हैं। तो डॉलर की सारी डोमिनेंस जो पूरी दुनिया में है वो इसलिए है क्योंकि लोगों का फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से लॉन्च किए हुए ट्रेजरी नोट्स, जिसको आप उनके प्राइस बॉन्ड तो नहीं, बॉन्ड्स कह सकते हैं, उस पर बहुत यकीन है। तो ग्लोबल या फॉरेन इंटरेस्ट उस बॉन्ड पे होने की वजह से, ट्रेजरीज की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से उस कमोडिटी के बेस पे यूएस जो है डॉलर की डोमिनेंस रहती है। बट पिछले 10 सालों में अगर आप देखें तो अमेरिका को उस तरह ट्रेड करने का मौका नहीं मिला, और चेंज मैनेजमेंट की वजह से रशिया और चाइना एक डिफरेंट बॉल गेम में आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो यूएस डॉलर की डोमिनेंस को ख़त्म करें। रिजल्टेंटली चाइना जितनी भी ट्रेड करता है वो अपनी करेंसी यानी कि युआन में करता है, और रशिया जितनी ट्रेड करता है वो अपनी करेंसी रूबल में करता है, और इसको इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया। और ये 4-5 मुल्कों की आपस में साजिश है कि ये सारे मिलके
यूएस डॉलर की डोमिनेंस को तोड़ें और दूसरी करेंसीज को सपोर्ट करें। अगर ईरान से ट्रेड करनी है, कुछ और करें, तो दूसरी किसी करेंसी को स्टेबल करें, बजाय इसके कि सारी जिंदगी यूएस डॉलर की डोमिनेंस के अंदर दबे रहें। तो ये 4-5 कंट्रीज है जिसमें साउथ अफ्रीका भी आता है जो इस डोमिनेंस को तोड़ना चाहता है। तो ये ओवरऑल एक टर्म है जिसको पेट्रो डॉलर कहते हैं। अब हो क्या रहा है कि पूरी दुनिया में पेट्रो डॉलर की डोमिनेंस खत्म होने की वजह से दूसरे ग्लोबल प्लेयर्स गेम में आ रहे हैं, और दूसरे ग्लोबल प्लेयर्स के गेम में आने की वजह से आप आजकल या पिछले 3-4 सालों से एक बात सुन रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है चाइना, जो कि 30% ऑफ द सप्लाई कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उनकी बैटरीज की, क्योंकि यूएसए में अपनी मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं, तो दे हैव टू डिपेंड ऑन चीन टू इंपोर्ट ऑल ऑफ दोज बैटरीज दैट आर मेड ऑफ लिथियम। तो आप क्योंकि आप मेरा चैनल देखते हैं और आप लोग अक्लमंद बिजनेसमैन बनने वाले हैं, दुनिया में अगर किसी चीज़ की आवाज़ बहुत ज़्यादा लग रही हो ना, जब आवाज़ लगने लग जाए तो समझ लें कि बिग इन्वेस्टरों के हाथ से गेम निकल गई है, और अब वो छोटे और चिंदी रिटेल इन्वेस्टर आपको और मेरे जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं कि आओ इस इंडस्ट्री का पार्ट भरो, क्योंकि हमने जो इसमें से पैसे कमाने थे उसकी हमने स्टेज सेट कर दी, अब तुमने आना है और हमें पैसे कमा के देने। तो जब भी दुनिया में किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आवाज़ लगने लग जाए, उस दैट्स एग्जैक्टली व्हेन यू शुड नॉट जंप इनटू दैट। यानी कि अगर दुनिया में बहुत ज़्यादा आवाज़ लग गई है ना बिटकॉइन की, इसका मतलब है देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीड गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, और अब कोलैप्स करीब है। और जब सब कहे ना बेचो बेचो बेचो, दैट्स द टाइम एक्चुअली टू बाय। सो रियल एस्टेट बाय करने का टाइम पाकिस्तान में ये है, वो नहीं था जब 2023 में आवाज़ें लग रही थी। तो जब ग्लोबली किसी चीज़ की आवाज़ लगने लग जाए, जिस तरह आजकल एआई की आवाज़ लगी हुई है, तो इसका मतलब है बबल में आप एंटर हो गए। 1997 में भी यही हुआ था कि आईटी की इतनी आवाज़ लग रही थी। 99 में ऐसा .com बबल हुआ कि वो बड़े बड़ों की फाड़ के निकल गया, वो जो डॉट है ना वो अंदर बाहर हो गया। तो सिमिलरली आवाज़ बहुत जिस चीज़ की ज़्यादा लगे ना, एज अ श्रूड बिजनेस में समझ जाए कि इसमें ना हमारे साथ गेम होने लगी है। अब गेम क्या है कि पहले पेट्रो डॉलर था तो ग्लोबल वार्मिंग भी इतना बड़ा इशू नहीं था, पेट्रो डॉलर था तो ईवी की भी आवाज़ नहीं थी, मैन्युफैक्चरिंग सारी उस एंड से कंट्रोल हो रही थी दुनिया की एक सुपर पावर की तरफ से, तो कंजम्पशन ऑफ crude oil was not a problem. But now when the China has entered the game, और 30%, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग मोस्टली सारी चाइनीज बेस्ड है, और 30% ऑफ द ऑटोमोटिव की पूरी सप्लाई जो चाइना कंट्रोल करता है, और यूएस में 6 से 7% एडॉप्शन है सिर्फ, तो यूएस उस तरफ आवाज़ नहीं लगा रहा। हालांकि अब देखेंगे जनरल मोटर्स और फोर्ड भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, लेकिन वो अंडर प्रेशर बना रहे हैं, जबकि चाइना जो है वो BYD लॉन्च कर रहा है, हेवल कर रहा है, ग्रेट वॉल मोटर्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो सारी गेम चल रही है क्योंकि पूरी दुनिया में एक आवाज़ लग चुकी है। ये ग्लोबल सिस्टम है। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो भी यहाँ पे कीबोर्ड वॉरियर्स आएंगे कि ये जो है ना नॉन रिन्यूएबल की आवाज़ लगी हुई है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज की बात हुई हुई है, ये फिल्म है। और ये फिल्म इसलिए है क्योंकि अगर आप ये कहते हैं ना कि क्रूड ऑयल दुनिया में लिमिटेड है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होती हैं और ये सारा कुछ होता है, बिल्कुल आपकी बात ठीक होगी, लेकिन अगर पूरी ईवी इंडस्ट्री की बात करें ना तो वो एक एलिमेंट के ऊपर खड़ी हुई, और उस एलिमेंट का नाम है लिथियम। जिस लिथियम आयन बैटरीज बनती हैं या सॉलिड स्टेट बैटरीज बनती हैं, और लिथियम रेयर अर्थ मटेरियल तो नहीं है, लेकिन लिथियम भी एक और है जो कि दुनिया में फाइनाइट क्वांटिटी में ही अवेलेबल है। तो वो भी रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, वो भी नॉन रिन्यूएबल ही है। ये जो आपके साथ ओवरऑल दुनिया में बल्कि जो गेम हो रही है ना ईवी की, ये बबल है और ये बर्स्ट होगा। तो ये ग्लोबल फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, और आप देखें कि इस पे नॉर्वे ने कहा है कि 2025 में हमने इंटरनल कंबशन इंजन को बेचने ही नहीं देना, और यूरोप का ये प्लान है कि 2035 तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद हमने इंटरनल कंबशन इंजन को बेचने देना। ये वही साइकिल है जो आपको 1970 से आगे मिला था कि पहले सिगरेट जो थे वो डाइजेशन करते थे, बीपी को कंट्रोल करते थे, कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करते थे, फिर 20 साल बाद पता लगा जी वो तो कैंसर बनाते हैं। तो ज़रूर कोई ना कोई इंडस्ट्री ऐसी निकली होगी जो कहती होगी कि सिगरेट ना पिएं और एक्चुअली इस तरह बीमार हों और फिर आएँ, पहले वही लोग उसको बेचते थे। तो ये कोई शोर शॉर्ट नहीं होता, 20-25 साल में जब जनरेशन चेंज होती है वो गेम भी चेंज कर लेते हैं। अभी आपको पता लगेगा 10-15 सालों में कि यार वो जो ईवी वाली बात थी ना वो तो मजाक था, वो असल में तो वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज थी। अब तुम ऐसा करो कि तुम सोलर बेस्ड गाड़ियां लो सिर्फ, या पानी से चलने वाली गाड़ियां लो, तो ये इस आपने नरगे में नहीं आना। तो ये तो थी ग्लोबल इकोनॉमिक ईवी की बात के एक्चुअली हो क्या रहा है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में आप देखें कि जब बाहर एक गाड़ी शोरूम से निकलती है
तो वो 10% वैल्यू उसी वक्त लूज़ कर देती है। जैसे अगर $100 की गाड़ी है, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो शोरूम से निकली 90 की हो गई। पहला साल गुजरा, उसमें से 10% और डेप्रिसिएशन हुई, वो 81 की हो गई। दूसरा साल गुजरा तो और 10% डेप्रिसिएशन हुई अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ठीक हो रही है, और उसमें से 8.1 निकल गए तो वो $72 की हो गई। ये पूरी दुनिया में होता है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही होती हैं। ये अज्यूम किया जा रहा होता है कि आने वाली गाड़ी पिछली गाड़ी से ज़्यादा एफिशिएंट और बेहतर होगी, और इस वजह से गाड़ियों की डेप्रिसिएशन हो रही होती है। इसलिए जो अक्लमंद मेट्रोपॉलिटन में रहने वाले गोरे हैं वो गाड़ी लेते ही नहीं, क्योंकि एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। और अगर लेते भी हैं तो ईएमआई पे लेते हैं, वो भी तब जब नेगेटिव कैश फ्लो एक्सीड करता है उनकी डेली कम्यूट की जो स्पेंडिंग है उससे। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ये तो कभी आपको और बताऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इन्वेस्टमेंट में वो चीज़ क्वालिफाई करती है जो या तो पॉजिटिव कैश फ्लो को लेकर आए या फिर नेगेटिव कैश फ्लो को लेकर। तो इंटरनेशनली गाड़ी एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है और गाड़ी से लोग बचते हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में क्या है कि अगर एक गाड़ी $100 की है तो डॉलर टर्म्स में अगर आप अपनी नेटवर्थ को मेजर करते हैं तो नो डाउट आप डेप्रिसिएशन में जाएंगे। लेकिन डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एक ऐसा कांस्टेंट पिछले 10 साल से हमारे साथ अटैच हुआ है कि हर डेकेड में अगर आप डॉलर को ऑब्जर्व करेंगे तो पाकिस्तानी करेंसी गिरी ही होगी, विच मीन्स के पीकेआर में आपको एप्रिसिएशन ही मिल रही होगी उस गाड़ी से। प्लस अगर आप ये देखें कि उसमें से नेगेटिव कैश फ्लो कितना आपका बच रहा है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप ऊबर पे किसी और चीज़ पे ट्रैवल करेंगे तो आपके पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। प्लस पाकिस्तान में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए भी गाड़ी ज़रूरी है, तो पाकिस्तान में गाड़ी एक इन्वेस्टमेंट है। अब जब आप ईवी की आवाज़ लगाते हैं और उसको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो टोटली एक फेल कॉन्सेप्ट है, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एनवायरनमेंट वाली जो गेम सबने चलाई हुई है, ये जो आपको फलाना व्हील्स और फलाने मोटर्स और फलानी गाड़ियाँ जो आपको ये सिखाती हैं ना कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, नो डाउट कि ऑन सरफेस वैल्यू एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि उसमें फ्यूल नहीं डल रहा, लेकिन उसमें लिथियम आयन बैटरी है और लिथियम भी एक एनवायरनमेंट के लिए डेट्रीमेंटल चीज़ ही है। उसके पीछे जो प्लांट लगे हुए जो उन ओर के अंदर से लिथियम को अलग करते हैं, उनमें ज़्यादा फर्नेंस ऑयल और ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं एज़ कम्पेयर टू। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में नया सोनाटा लॉन्च हुआ है 1,60,00,000 रुपए का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेट्रोल वाली सोनाटा है वो आपको मिलती तकरीबन 1 करोड़ रुपए की। तो आप 50 लाख का डिफरेंशियल क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो फ्यूल एफिशिएंट है। भाई आप ये तो देखें कि 50 लाख का फ्यूल आप स्पेंड कितने सालों में करेंगे, आपके तो 20 साल भी पैसे नहीं पूरे होते उस चीज़ के। तो ये जो पाकिस्तान में इन्होंने बात बना दी है ना कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो, पेट्रोल का खर्चा कम कर लो, पेट्रोल का ऐसा डर डाल दिया लोगों को कि अगर वो मैथ करने पे आए ना तो सादी हेवल और जो हेवल इलेक्ट्रिक है, दो HEV या जो भी है, उसमें अगर फ़र्क देखें तो 25 लाख रुपए का पेट्रोल इंसान खर्च कितनी देर में करेगा? वो उसके पैसे कभी भी वापस नहीं आएंगे। सिर्फ अपने आप को हवा देने वाली बात है कि यार हाँ वाकई हम तो पेट्रोल में बहुत पैसे बचा रहे हो। तुमने अप फ्रंट कॉस्ट जो पे कर दी है, जो तुमने तोड़ तोड़ के पैसे पे करने थे, तुमने अप फ्रंट पे कर दिए, और इसके बावजूद भी तुमने उसको बिजली से चार्ज करना है। तो बिजली क्या सिर्फ नज़र नहीं आता तो ये इनफ तो नहीं है ना इस बात को समझाने के लिए कि नहीं जी इसमें फ्यूल नहीं डलता। सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, तुमने बिजली तो चार्ज करनी है तो यूनिट वापडा को पे करने हैं, फिर घर में तुमने सोलर लगवाया है। तो ये अल्टीमेटली बात इस तरफ जाती है कि वो 2-3% लोगों के लिए शायद ये एफिशिएंट हो, आम आपके मेरे जैसे बंदे के लिए चीज़ एफिशिएंट नहीं है। तो ना वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ना आप उसमें से एक्चुअली कोई बचत कर रहे होते हैं। दूसरा आप ये देखें कि गाड़ी जब भी आपने पाकिस्तान में लेनी है तो नई गाड़ी तो लेनी ही नहीं है। ये तो रूल ऑफ थंब है ना। ये तो मैं आपको जो इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन पढ़ा चुका हूँ, उसके बावजूद आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप नई गाड़ी लेते हैं, नई गाड़ी में क्या होता है नया, सिर्फ उसकी खुशबू नहीं होती है, उसके प्लास्टिक के पार्ट्स नए होते हैं, उसके कुछ बटन खूबसूरत होते हैं, कुछ उसमें नया फंक्शन होता है, वही सारे। यानी कि अगर एक 2017 का रेवो देख लें या 2021 का रेवो देख लें तो पुश स्टार्ट का फ़र्क होगा, एक इको और वो पावर का बटन फ़र्क होगा, कोई लेदर स्टिचिंग होगी, वो सारा कुछ करवाना चाहते हो 2 लाख रुपए में वो हो जाएगा। लेकिन आप वो नहीं करवाएंगे, आप कहेंगे हमने नया मॉडल लेना है क्योंकि हमें ये हमें वो, इसमें तो टर्बो नहीं है, इसमें तो। यानी कि आप कैसी मार्केटिंग देखें कि 2.8 GD इंजन बिक जाते हैं लेकिन 3.0 KD 1 KD इंजन नहीं बिक रहे क्योंकि भाईजान वो पुराना इंजन है और ये है वो है। तो ये बड़ी बेवकूफ़ी है। नई गाड़ी तो आपने लेनी नहीं है। और जो सबसे क्रिटिकल बात मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है। अगर आप पाकिस्तान को जानते हैं और पाकिस्तान में कारोबार करते हैं तो आपको पता होगा कि हम जितनी हमें बिजली रिक्वायर्ड है उससे, या जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उससे कम एनर्जी बनाते हैं।
सो हम और जो 60% ऑफ एनर्जी हम बनाते हैं वो थर्मल एनर्जी है, यानी फर्नेस ऑयल को जला के बनती है। तो एक्चुअली जब हम गाड़ी बिजली पे चार्ज कर रहे हैं तो हम एनवायरनमेंट का ज़्यादा नुकसान या कमोबेश उतना ही नुकसान कर रहे हैं। वो जो 25-50 लाख किसी एक इन्फ्लुएंसर या किसी फलानी व्हील्स के कहने पे आप ले रहे हैं, वो सबका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वो कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, जो कुछ लोग केयर फ्री हैं इस बात पे, क्योंकि मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिनको आज भी फ्यूल की प्राइस पता नहीं है। क्योंकि फ्यूल की प्राइस उन लोगों को पता होती है जो काउंट करते हैं। जब जिसने काउंट ही नहीं करनी, जिसने कभी पेट्रोल डलवाने खुद जाना ही नहीं है, जिसने भेजना ही ड्राइवर को है, जिसने पेट्रोल पंप वाले से ठेका किया हो या पंप ही उसका है, ऐसे लोगों को फ्यूल प्राइस का नहीं पता होता। क्योंकि वो कहते हैं जितनी भी हो यार, हमने तो डलवानी है ना, हमने कौन सी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज करनी होती है। ये ऐसा ही है कि मेरी जॉब मुझे करीब मिली थी तो मैंने अपना घर बेचा और रेंट पे घर ले लिया। ये ऐसी इस किस्म की बात है कि जनाब ये सिर्फ कम्यूट का खर्चा बचाने के लिए, क्योंकि वो डेली कैश है, वो ज़रा हमें नज़र आ रहा होता है, दूसरी चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। तो अपने आप को फूल किए बगैर इस बात को समझें कि पाकिस्तान एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है और इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ नॉट गोना सेव यू अ डाइम इन द लॉन्गर रन। प्लस इस बात को समझें कि जब एक गाड़ी है ना, एक मैकेनिकल इंजन है, तो मैकेनिकल इंजन के अंदर कंपोनेंट्स हैं। उसकी लेट सपोज उसकी हेड गैस्केट है, उसका टर्बो है, उसका रेडिएटर है, उसके टैपट हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें। जब कोई एक चीज़ माल फंक्शन करेगी, जब कोई भी एक चीज़ माल फंक्शन करेगी तो उसको उठाएंगे, दूसरी डाल देंगे, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं, वगैरह वगैरह, मैकेनिक अवेलेबल है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ एक मदरबोर्ड है, एक मदरबोर्ड के ऊपर बैटरियाँ लगी हुई हैं, आप उसको चला रहे हैं। तो जैसे आपकी डिपेंडेंस किसी एक इलेक्ट्रॉनिक पे नहीं हो सकती ना। जैसे अगर आपका शेवर है, तो अगर वो शेवर आपको ये कहे कि यार मित्ते टायर ला तो मैनू ले जा, तो आप ये कहेंगे यार इसका कोई पता नहीं है कब बैठ जाए। तो अभी तो ये नया अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। अभी तो ये हेवल अभी आई है, अभी ये सोनाटा एनलाइन तो अभी आई है, अभी ये जो आयोनिस और IQ और इस तरह की गाड़ियां हैं ये तो अभी आई हैं। इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया वाले अपने बंदों से ट्रेन करवा के आपको लाख लाख रुपए का बिल डालेंगे एक ट्रांजिस्टर बदलने के लिए। लोकल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स को खोलेगा कौन? यानी कि एक मदरबोर्ड है, उसमें से एक IC जल गई है, वो यहां पे रिपेयर करेगा कौन? समझ कैसे आएगी? तो आपको 4-5 साल चाहिए इस फैड को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसलिए जब नई सिविक आई थी ना, मैंने नहीं ली। मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि हमेशा पहली और दूसरी सिविक जो जनरेशन आती है उसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आते हैं, और उसमें भी स्टीयरिंग रैक का भी मसला आया था और कंप्रेसर का भी मसला आया था, और सब वापस हुई थी और सारी चेंज हुए थे। तो 2-3-4 साल पहले देखें इस फैड को। पाकिस्तान में गाड़ी मजाक नहीं है, पाकिस्तान में गाड़ी लिटरली एक लाइफ सेवर है, एक इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है। लोग कमेटी डालने से बेटर गाड़ी डाल लेते हैं कि चलो नेगेटिव कैश फ्लो भी, और जब मर्जी जरूरत होगी इसको बेचेंगे और फलाना ज़रूरी काम करेंगे। तो पाकिस्तान में वो बात ट्रू नहीं है। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का आया हुआ है और लोगों के कहने पर गाड़ियों के 25-25 लाख है, जैक T995। पिछले दिनों मेरी एक बंदे से बहस हुई कि यार T9 लेना चाहिए, रेवो नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा यार क्या बात आपने की है, पता नहीं कौन सा गंधारा मोटर्स की तरफ से ये आया है, और वो पहले बाइक को फेल करा चुके हैं, पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, देखने तो दो। सिर्फ सनरूफ पे क्यों बिक रहे हो? यानी कि इतना सनरूफ तो प्रैक्टिकल भी नहीं है, क्या दरवाजा खोलोगे ऊपर से? या कौन सा तुमने ऐसा वायरलेस चार्जिंग तुम अपने फोन में करते हो? वायरलेस चार्जिंग, मैग सेव का 8,000 रुपये का चार्जर तुम्हारे पास है नहीं, लेकिन फोन में तुमने गाड़ी में वायरलेस चार्जिंग करनी है। भाई रियलिस्टिकली उसको ऑब्जर्व तो करो ना कि ये बात ट्रू है कि नहीं है। तो इसको देखें। As a business student who watches my videos and is capable of buying a car, understand कि चाइना के पास ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग की पायनियरिंग नहीं है, वो नए हैं खुद इस चीज़ में, पता नहीं ये इंडस्ट्री किस तरफ को जाती है। एज अ पर्सन हु वॉचेज माई वीडियोज़, डू अंडरस्टैंड कि जब भी दुनिया में ज़्यादा आवाज़ लग जाए, जब भी फैड आ जाए, जब भी एक फैशन चल पड़े, हर बंदा वो काम कर रहा हो। जैसे MG के साथ हुआ, 90 लाख के लोगों ने ली, अब 60 की नहीं बिक रही। क्यों? क्योंकि पीछे ग्रुप तगड़ा नहीं था और पीछे मैन्युफैक्चरिंग चाइना की थी। तो तब समझना चाहिए था ना, जिसने 40 की ले ली उसने ठीक किया, बट कोरिया के पास फिर भी कुछ ना कुछ है, चाइना के पास तो पीछे लेगेसी ही नहीं है। उन्होंने मैनेज क्या करना है अभी कोई पता नहीं है बात। तो एज अ बिजनेस स्टूडेंट हु वॉचेज मी, फैड में जंप नहीं करना, बैंड वैगन में जंप नहीं करना, जो लोग बहुत सारे कर रहे हैं वो नहीं करना। सोच समझ के आराम से कदम लेने हैं, क्योंकि पैसे जो हैं हमने हार्ड अर्न किए होते हैं, हमारी कोई जनरेशनल मनी नहीं है आपकी मेरी। हमने बड़े हार्ड अर्न करके पैसे कमाए हैं, हमने अपने पैसे वहाँ पे डालने हैं जहाँ पे एक श्योर शॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी स्टॉक हमारे पास हो। देखने में तो फोर्ड मस्टैंग भी बहुत अच्छी गाड़ी लगती है, लेकिन पाकिस्तान में उसका इंजन खुलवाएंगे किससे?
उसकी डीजल की नोजल किससे ठीक करवाएंगे, ये मुझे सिर्फ समझाने की कोशिश करें। फिर आप कहेंगे कि नहीं जी फोर्ड मस्टैंग जो अफोर्ड कर सकता है वो तो उसको तो मैकेनिकों को भी जानना होता है। भाई पार्ट का वेट करोगे तो दूसरी गाड़ी होगी तो वेट करोगे ना। सो अपने आप को, जिस तरह मैं कहता हूँ ना, बिलियनियर्स को आइडियलाइज ना करें, क्योंकि उनकी लाइफ आपकी लाइफ नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि उनकी ये आदतें थी तो वो बिलियनियर बने, वो बिलियनियर बन गए तो फिर उनकी आदतों के लोगों ने नोट्स बनाए। तो सिमिलरली इन यूज केस सिनेरियोस को आइडियलाइज करना बंद करें, इस ईवी के चक्कर से अपने आप को बचाएं और एक प्रॉपर गाड़ी लें जो आपको ऑर्गेनिकली बढ़ाए। और ये इन्वायरमेंट और ये सारी एनर्जी डेफिशिएंसी जब कैलकुलेशन करने पे आएंगे ना, मैथ पे आएंगे कि कितने मेगावाट एनर्जी खा रही है, तो फिर रोएंगे इस बात पे। इन समरी ऑफ द वीडियो मैंने आपको समझा दिया कि ग्लोबल ईवी इकोनॉमी जो है वो किस वजह से डोमिनेंट हो रही है, पेट्रो डॉलर कब को ख़त्म हो रहा है और चाइना की डोमिनेंस किस तरह बढ़ रही है। पाकिस्तान मैंने आपको बताया कि एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है और किसी के कहने पे अपनी इन्वेस्टमेंट को, पैसों को आग लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग और जो एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस है, इसका कोई चक्कर नहीं है। इसकी बैक एंड पे जाके देखें कि लिथियम एक्सट्रैक्ट किस तरह होता है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की आवाज़ लग जाए या बहुत ट्रेंड चल पड़े या बहुत बड़ी बैंड वैगन हो जाए, दैट इज़ द टाइम दैट यू शुड होल्ड योर सेल्फ एंड लुक एट इट कि वो जा किधर को रही है। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि ये जो ईवी कॉन्सेप्ट चला हुआ है पूरी दुनिया में, इसकी असल में रियलिटी क्या है। ये मेरा टेक है, ऑब्वियसली यू कैन टोटली डिसएग्री विद इट एंड राइट इट इन द कमेंट्स इफ़ यू वांट टू। और आई होप कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको ये नहीं बताना है कि बिजनेस की कारीगरियाँ आपने किस तरह मैनेज करनी है, ग्लोबल इकोनॉमी किस तरह मूव करती है, ये भी मेरा आपको बताना गोल है। तो आई होप कि आपको वैल्यू मिली हो तो अपना फीडबैक आप कमेंट में, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं। अगर किसी को मुझसे बिजनेस कंसल्टेशन चाहिए हो या करियर गाइडेंस चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक है, आप उस पर जाएँ, मेरी टीम से अपॉइंटमेंट बुक करें। देयर इज़ नो डिस्काउंट अवेलेबल एंड वी बुक अपॉइंटमेंट्स 1 वीक इन एडवांस। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। अगर आप एक डिसीजन पे थे और मैं कुछ 100-200 लोगों को भी ये बता पाऊँ कि मैंने जो गेम बताई है वो गेम क्या है, तो आई होप कि आप समझ सकें। और मैं जाते जाते आपको सिर्फ एक हिंट दूंगा कि दुनिया में गेम अब सिर्फ ये नहीं है कि पेट्रोल बचाना है और इन्वायरमेंट को बचाना है। गेम ये है कि जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनका डाटा किस तरह एक्सट्रैक्ट करना है। सो ऑल द स्मार्टनेस दैट इज़ इनसाइड इट, कभी अंडरस्टैंड कीजिएगा कि इसका सारा डाटा कहाँ पे फीड हो रहा है और मशीन लर्निंग किस तरह हो रही है। आई होप जी दिस वीडियो वॉज वैल्यूएबल फॉर दिस इज योर बॉय AZ, ओवर एंड आउट। काट।